Hello and welcome to Extreme Education. In this session, we are going to discuss tense. Tense यानी काल. काल जो क्रिया पर निर्भर करता है. काल के 3 भेद होते हैं. लेकिन सबसे पहले हम इस सेशन में क्रिया की बात करेंगे. क्रिया यानी verb. A verb is an important part of the sentence. क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है. It tells us something about the subject, that is, person, place or thing. यह कर्ता के विषय में कुछ बताता है. कर्ता जो एक पर्सन, प्लेस या थिंग हो सकता है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु. No sentence can stand without a verb. कोई भी वाक्य क्रिया के बिना खड़ा नहीं हो सकता. लेकिन एक अपवाद इसमें शामिल है जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. विस्मयादि बोधक वाक्य क्रिया के बिना खड़ा हो सकता है. We know already that an exception follows no rule and the exception is exclamatory sentence. So an exclamatory sentence can stand without a verb. Let's consider these 3 sentences. Read these sentences carefully. I write an application. मैं एक आवेदन लिखता हूँ. I wrote an application yesterday. मैंने कल एक आवेदन लिखा था. मैंने कल एक आवेदन लिखा था. आवेदन आपको पता है ना, यही है. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वेट, आई शैल राइट एन एप्लीकेशन टुमारो. मैं कल एक आवेदन लिखूंगा. फिर से, मैं कल एक आवेदन लिखूंगा. इन तीनों वाक्यों में काल अलग अलग हैं. पहले वाक्य में राइट वर्तमान काल, दूसरे में रोट भूतकाल, तीसरे में शैल राइट भविष्य काल को दर्शाता है. जैसा कि मैंने बताया था, तीनों वाक्यों में स्पष्टता है. एक जहां वर्तमान काल को दिखा रहा है, दूसरा भूतकाल को और तीसरा भविष्य काल को दर्शा रहा है. रिवाइजिंग द थिंग्स वी हैव, द सेड 3 sentences are indicating the act of writing at 3 different points of time. ये तीनों अलग अलग समय बिंदु को दर्शा रहे हैं. 3 वाक्यों में समय बिंदु अलग अलग है. वाक्य नंबर 1 में द वर्ब राइट रिफर्स टू द एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. पहले वाक्य में जो लिखने की क्रिया है वह वर्तमान काल में घटित हो रही है. लिखने का काम कब हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है. सेंटेंस नंबर 2, द वर्ब रोट रिफर्स टू द एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट. वो लिखने की क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी है. यह वाक्य नंबर 2 में दर्शाया जा रहा है. वाक्य नंबर 3 में लिखने की क्रिया भविष्य काल में संपन्न होगी. हुई नहीं है लेकिन होगी, ऐसा दर्शाया जा रहा है. Then it is very important to define the tense. The tense of a verb shows the time of action or event. जो क्रिया का काल घटना के समय दर्शाता है. यह क्रिया की स्थिति को भी दर्शाता है या इंगित करता है. क्रिया का काल घटना के समय को दर्शाता है, एक क्रिया की स्थिति को भी इंगित करता. टेंसेस आर 3. दैट मीन्स काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, या काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है. पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल. We can see here same thing. काल को 3 भागों में बांटा गया है. पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा, 1 मिनट, भूतकाल आपने कुछ और तो नहीं समझ लिया? कोई बात नहीं. If it rains, I shall stay home. If it rains, I shall stay home. When we consider this sentence, what we find, it is important to not to mix time and tenses. Why so? Because time is same for everybody, but the verbs may not fit into the same context. Why? Because consider the sentence, if it rains, I shall stay home. होता क्या है कि यहाँ क्रिया जो है, दोनों क्रियाएं फ्यूचर टाइम को रिफर कर रही हैं. दोनों क्रियाएं फ्यूचर टाइम को दर्शा रही हैं, लेकिन
पहली क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यह कंडीशनल क्लॉज इफ से शुरू होती है। तो द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड, रिवाइज इट। सो इन दिस सेंटेंस both the verbs refer to future time, but the first verb is in simple present tense, as I said. It is in a conditional clause beginning with if. It is not enough to say that an action takes place at present. We must know that what stage the action is at the present time. We must know at what stage the action is at the time of speaking, like I am speaking. So the action is at that particular stage that makes the difference, and we are going to redivide tense into its subdivisions. इसे फिर से हम विभाजित करेंगे उपभेदों में, और आप यह जान लें कि यह कहना काफी नहीं है कि हमने क्रिया को 3 भागों में बांट दिया। एक वर्तमान काल को दर्शा रही है, दूसरी भूतकाल को, और तीसरी भविष्य काल को। यह जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि क्रिया कौन से परफॉर्मेंस उस समय चल रही है, काल किस अवस्था में है बोलते समय। सो डिपेंडिंग ऑन दिस द टेंस हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स। इसके आधार पर क्रिया को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वॉइस को। वॉइस होते हैं 2, एक्टिव और पैसिव। ये 4 भाग हैं टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये केसेस 4 सब डिविजन्स सबके लिए लागू होते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए एवं फ्यूचर टेंस के लिए अलग अलग केसेस में अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहां एक क्रिया को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, टू लव। एक्टिव वॉइस में, सिंपल में, प्रेजेंट टेंस में लेके चलते हैं उसे हमें, तो आई लव, आई लव। कंटिन्यूअस में चलेंगे, आई एम लविंग। परफेक्ट में चलेंगे, आई हैव लव्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आई हैव बीन लविंग। पैसिव वॉइस में जो आधार आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, जो चेंजेस हैं वो सामने हैं आपके। फिर से करेंगे क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक्स को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एक्टिव और पैसिव के सेशन के बाद फिर से एक बार मैं टेंसेस को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को ही कंसीडर करेंगे हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि आई लव है। पास्ट टेंस में वही चीज हो जाती है, आई लव्ड। देखने को मिलता है कि जहां हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला रूप इस्तेमाल किया था, V1 का इस्तेमाल किया था, पास्ट टेंस में हमने V2 का इस्तेमाल किया है। फिर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वॉज लव्ड, आई वॉज लव्ड। परफेक्ट में आई हैड लव्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस में I had been loving। फ्यूचर टेंस में आप इन चीजों को किसी अलग रूप में देखेंगे। आइए नेक्स्ट, I shall love, I shall love। सिंपल फ्यूचर टेंस, I shall love। Then in case of continuous we have I shall be loving। In case of perfect, that means future perfect tense, I shall have loved। And then the last one, which is future perfect continuous tense, I shall have been loving। Moving on to the next one, we can take them as simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। These are the subdivisions we need to know. They will define at what stage the action is at the time of speaking। जब मैं बोल रहा हूं तो वह क्रिया कहां पर है, कहां पहुंची है, क्या हो रहा है, उस स्टेज को, उस स्थिति को ये जो उपभेद है ये दर्शाते हैं।
तो हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट टाइम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस or the present indefinite tense define two things before doing things in detail. First of all, we should consider V1 and V5. What is V1 and what is V5? You know, the tense in a sentence depends upon the verb. Tense in a sentence depends upon the verb. So it's important to note the type of verb being used in that particular sentence. आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा। V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा या V5 होगा। यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में आपको V1 या V5 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और बेहतर समझने के लिए हम ये देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला रूप या फिर क्रिया का पांचवा रूप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हम वाक्य पे विचार कर लेते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब फॉर्म 1, क्रिया का पहला रूप मैं पढ़ता हूं। तो लेट्स कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य की संरचना सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी डूअर ऑफ एक्शन प्लस क्रिया का पहला रूप या क्रिया का पांचवा रूप V5 प्लस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य का बाकी हिस्सा। इस संदर्भ में चलिए हम कुछ वाक्यों पर नजर डालते हैं और इसे और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। आई लर्न माई लेसन्स डेली। आई सब्जेक्ट, लर्न वर्ब, माई लेसन्स डेली। वर्ब इज V1। वर्ब इज V1। You come to school late. You come to school late. You subject, come, verb form 1. To school late is the remaining part of the sentence. Parents love their children. Parents subject, love verb form 1. Their children, the remaining part of the sentence. A cow lives on grass. A cow lives on grass. A cow, the subject, lives, verb form 5. It is in third person, the subject in third person will take V5 instead of V1. क्रिया का पांचवा रूप lives on grass. He reaches the school late. He reaches the school late. She reaches the school late. We can have more sentences of the kind. इस प्रकार के अन्य वाक्य भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। स्ट्रक्चर क्लियर हो जाने पर आप अपने हिसाब से विन्यास कर सकते हैं। आर्या फ्लाइज काइट इन द इवनिंग। आर्या शाम को पतंग उड़ाता है। इस वाक्य में आर्या सब्जेक्ट है, करता है, प्लस फ्लाइज, फ्लाइज इज V5 प्लस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज in the evening. In case of interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्यों में हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार समझेंगे। do slash does, do slash does plus subject plus verb plus the remaining part of the sentence. do slash does plus subject plus verb plus the remaining part of the sentence. इसमें पहले हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, उसके पश्चात वर्ब को जोड़ते हैं, उसके पश्चात वाक्य का बाकी हिस्सा जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो जाता है। आइए इस संदर्भ में हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। 1. डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? डू as the structure plus the subject you plus the verb know, me the remaining part of the sentence.
And you know well that a question ends with a question mark. Next, does he visit the playground daily? Does, I already said do/does. Do या does का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. Does he visit the playground daily? Does he visit the playground daily? Does he? He is the subject. Visit, verb. Verb is in present tense. V1. The playground daily. Why does she weep? Why does do or does? Does has been used. She, the subject, plus weep, the verb. In sentences, we find that we are using do or does, adding subject plus verb plus the remaining part of the sentence. क्या आप मुझे जानते हैं? क्या वह रोज प्लेग्राउंड विजिट करता है? And then why does he weep? वह क्यों रोती है? Next thing is interrogative negative sentences. So in this case we have the form do or does plus the subject karta plus not या नहीं plus the first form of the verb क्रिया का पहला रूप V1 plus the remaining part of the sentence. चलिए कुछ वाक्यों पर विचार करते हैं. Do you know? Do you not like the book? Do you not like the book? According to the structure, do, you, the subject, not, for not, verb, like, and the remaining part of the sentence, the book. Do you not like the book? Second one, before that, क्या आपको किताब पसंद नहीं है? Does she not write to you every now and then? Do you not sing well? क्या आप अच्छा नहीं गाते हैं? Please note that the above sentence can also be written as don't you like this book? Doesn't she write to you every now and then? Don't you sing well? We can use contractions to make our dialogue better. Thank you.